नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज की प्रैक्टिस सेट में काफ़ी नए टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस का आंसर करने में आप सक्षम रहे और कितने आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें कितने मार्क्स आपने लिए, कितने सही गए और कितने गलत गए, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो जो भी पहले की प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी आप ज़रूर से देखें। अगर यदि आप नए पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको देखें। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और नए टाइप के क्वेश्चंस मैं कोशिश करती हूँ रखने की, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आपको हमारे चैनल पे कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज़ में देती रहती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर, और ये प्रैक्टिस सेट तो डेली अपलोड होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? कि बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? सुल्ज का है, फाइनर का है, ब्राइस का है या मैरियट का है? तो ये फाइनर महोदय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फाइनर महोदय कहते हैं कि बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, क्योंकि संविधान आधारभूत संस्थाओं की व्यवस्था है। ऐसा जो है फाइनर महोदय मानते हैं कि संविधान आधारभूत संस्थाओं की व्यवस्था है। ये इनका कथन है संविधान के बारे में, ये इनका कथन है फाइनर महोदय का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है। यह आलोचनात्मक कथन किसका है? कार्ल पॉपर का है, लास्की का है, ई बार्कर का है या सी हंट का है? किसका है? तो जो ये उपर्युक्त कथन कहा गया है ये कार्ल पॉपर द्वारा कहा गया, आलोचना करते हुए कि मार्क्सवाद जो है 19वीं शताब्दी का एक अवैध तथा विद्रोही संतान है, ऐसा इन्होंने बोला है। जबकि लास्की जो है अधिकारों को जरूरी मानते हैं और वो कहते हैं अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता, ऐसा लास्की का मानना है। और ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, जनक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। अवैध एवं विद्रोही संतान कार्ल पॉपर के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने कहा है या एरन ने कहा है या पॉपर ने कहा है या लास्की ने कहा है? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम बोलने वाले एक्टन महोदय हैं। ये कहते हैं मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है, जबकि पॉपर अवैध एवं विद्रोही संतान बोलते हैं और लास्की जो है लोक कल्याणकारी राज्य के ये प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? देरिदा से या मैकाइवर से या मार्गेनथाउ से या कामू से? तो जो डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है ये देरिदा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी आंसर करते रहेंगे, उससे आपका फिक्सेशन होगा, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स होंगी, इसलिए आंसर आप लोग करते रहें। तो जो डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है ये देरिदा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। जबकि मैकाइवर क्या है? ये बहुलवादी विचारक हैं। क्या है? बहुलवादी विचारक हैं। और मार्गेनथाउ क्या है? ये शक्ति के समर्थक हैं। शक्ति की धारणा पर ये विशेष बल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्य की धारणा पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ठीक है, किसमें दिया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है, मॉर्गेनथाउ ने दिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अरस्तू ने किया, बेंथम ने किया, मार्क्स ने किया या लास्की ने किया? तो अगर हम आनुपातिक समानता के सिद्धांत की बात करें तो ये अरस्तू महोदय द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि व्यक्ति जिस रेशियो में, जिस अनुपात में राज्य को अपनी जो है सेवा प्रदान करता है, उसके कार्य में योगदान करता है, राज्य के कार्यों में, उसी रेशियो में राज्य उसको पद एवं सोपान प्रदान करता है। तो ये आनुपातिक समानता का सिद्धांत जो है अरस्तू के द्वारा दिया गया है कि जिस रेशियो में व्यक्ति काम करे उसी रेशियो में राज्य को उसको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, पद और सोपान, ये सब चीजें। जबकि बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को दिया है और मार्क्स क्या साम्यवादी समाज की ये कल्पना करते हैं, समाज की कल्पना करते हैं। दूसरा, ये जड़ पूजा का सिद्धांत दिया है इन्होंने, जड़ पूजा का सिद्धांत दिया है ना। और क्या दिया है? परायेपन का सिद्धांत दिया है, मार्क्स द्वारा दिया गया है। परायेपन का सिद्धांत दिया गया है। बहुत सारे सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं और अधिकारों को, ये व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? एच.जे. लास्की, हॉब्स या ग्राहम वालेस या लीकॉक? तो अगर हम आधुनिक व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो ये ग्राहम वालेस, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो है ग्राहम वालेस जो है ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो अगर हम आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों की बात करें तो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में सर नॉर्मन एंजिल, ग्राहम वालेस और श्री बेलांक, ये सभी जो हैं इसमें शामिल हैं। मिस फॉलेट भी हैं इसी में, मिस फॉलेट ये भी हैं इसी में। तो ये सभी क्या हैं? आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, जो मेन प्रवर्तक हैं। ये सभी चारों जो हैं प्रवर्तक की लिस्ट में शामिल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं। जबकि हॉब्स जो हैं निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और ये लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, बल्कि ये प्रवर्तक भी हैं लोक कल्याणकारी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है, ये वक्तव्य किसका है? प्लेटो का है, अरस्तू का है, प्रूथो का है या मार्क्स का है? तो संपत्ति चोरी है, ये वक्तव्य जो है प्रूथो के द्वारा दिया गया है। प्रूथो एक अराजकतावादी विचारक हैं। ये अराजकतावादी विचारक हैं। जबकि प्लेटो ने संपत्ति में साम्यवाद किया है। जो शासक वर्ग था उसमें जो है संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की स्थापना की, यानी कि उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी। जबकि अरस्तु जो है निजी संपत्ति को आवश्यक मानते हैं, एक लिमिट तक निजी संपत्ति को आवश्यक मानते हैं। उस निजी संपत्ति में कौन सी संपत्ति होनी चाहिए? जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न हो रही है संपत्ति, वो संपत्ति को इन्होंने अच्छा माना है। जो संपत्ति से संपत्ति आ रही है उसको इन्होंने बुरा माना है। तो अरस्तु ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है एक लिमिट तक। और मार्क्स जो है, मार्क्स साम्यवाद की जो है संकल्पना करते हैं और कहते हैं कि सभी का साझा नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होना चाहिए, और ऐसा इनका विचार है।
पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं, राज्य को भी खत्म करना चाहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैन ऑफ हॉर्सबैक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है E.S. फाइनर हैं, या हंटिंगटन है, या J.L. टालमन है, या H. साइमन है। कौन है? तो यहाँ पर द मैन ऑन हॉर्सबैक हो जाएगा J.L. टालमन, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? ये काफ़ी न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखें और ध्यान दे करके इनको वन लाइनर करके नोट कर लीजिए, आपको काम आएंगे एग्जाम्स में। तो विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? व्यक्तिगत अभिमान्यताओं के समुच्चयन से सामूहिक विकल्प का निर्माण या विविध प्रकार के समूहों और समितियों द्वारा समर्थित आदर्शों एवं मानकों के प्रति जन प्रवाहीकरण या नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना या प्रत्येक व्यक्ति की अभिमान्यताओं को समान महत्व करना। क्या है इसमें सही ऑप्शन? तो इसमें जो है सही ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना। ये जो है विमर्शी लोकतंत्र इस पर बल देता है, ऑप्शन सी पर बल देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस विचारक ने सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना निरूपित की? किसने की? कार्ल मार्क्स ने की, मैकफर्सन ने की, आइजा बर्लिन ने की, या माइकल ऑक्सफोर्ड ने की? किसने किया है? तो ये जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित किसके द्वारा किया गया है? आइजा बर्लिन के द्वारा। आइजा बर्लिन के सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में एक जो है सकारात्मक में क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल की बात कही गई है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें व्यक्ति पर यह कहा गया है कि कुछ सेल्फ कंट्रोल रख करके स्वतंत्रता को ऐसे यूज करो कि दूसरों को उसमें प्रॉब्लम ना हो। और जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा है कि प्रतिबंधों का अभाव पूरी तरह से, ऑब्सेंस ऑफ कोर्सन, तो इन्होंने प्रतिबंधों का पूरी तरह से अभाव बोला है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता को दो घटकों में, स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित करने वाले आइजा बर्लिन थे। सकारात्मक और नकारात्मक ये दो इसके घटक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने किया? E. बार्कर ने किया, A.D. लिंडसे ने किया, या लास्की ने किया, या मिल ने किया? तो अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले लास्की महोदय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि लास्की ये मानते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है, और अधिकारों की इस व्यवस्था को राज्य बनाए रखे। राज्य का यही काम है कि वो अधिकारों की व्यवस्था को बनाए रखे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनका प्रयोग करके अपना विकास कर सके। ऐसा जो है लास्की का मानना है। जबकि मिल महोदय क्या है? मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े प्रबल समर्थक हैं मिल महोदय, और इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार किसमें दिए हैं? ऑन लिबर्टी, इनकी ये बुक है ऑन लिबर्टी है, इसमें इन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं, स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं, और ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी आंसर करते रहिए, लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है? सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग, सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक है या मांग है? क्या है? सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग है। क्या है मांग? सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक, या नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, या सक्रिय नागरिक सहभागिता से समाजवादी राजनीति का अनुसरण, या सामाजिक तथा कल्याणकारी अधिकारों का विस्तार। बताइए
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो अगर हम सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग क्या है ये बात करते हैं, तो नागरिक के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, ये मांग है सामाजिक नागरिकता के विचार की। तो नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जो है जो मार्शल महोदय हैं वो कहते हैं कि सामाजिक अधिकारों से तात्पर्य है निश्चित स्तर की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली, और जो है अधिकार तथा सभ्यता ये संस्कृति की धरोहर है, और इसको जो है मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार लोकतंत्री प्रणालियों के अंतर्गत नागरिकों को दिया जाता है। तो और प्रायः ये जो अधिकार होते हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा जो है इनको पूर्ति की जाती है, इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। तो सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत को प्रतिपादक के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका इधर सिद्धांत दिया हुआ है और इधर है प्रतिपादक, आप इनको जो है सुमेलित करें। न्याय का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत जॉन रॉल्स, न्याय का पात्रता का सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक, न्याय का संकुचन सिद्धांत F.A. हेयक, न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत रेडक्लिफ रिचर्ड्स। तो न्याय का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत ये जॉन रॉल्स से संबंधित है, ठीक है। न्याय का पात्रता सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक से है, न्याय का संकुचन सिद्धांत F.A. हेयक से है, और न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत रेडक्लिफ रिचर्ड्स से है। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है, क्योंकि जो जॉन रॉल्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस ये बुक है। तो इन्होंने क्या है इसमें जो लोकतंत्र को अधिक सक्षम बनाने हेतु वितरणात्मक न्याय संगत नीतियों का प्रतिपादन किया है, और ये बताते हैं कि मतलब सभी को जो बेसिक वस्तुएं हैं ये सभी को मिलनी चाहिए। और जो रॉबर्ट नोजिक है ये न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो योग्यता या पात्रता बात एक ही हो गई। देखो शब्दों को सिर्फ चेंज करके दिया है, तो दोनों ही शब्द दे सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये योग्यतावादी सिद्धांत या पात्रता का सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और न्याय का संकुचन सिद्धांत F.A. हेयक द्वारा किया गया है। और जो न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत है ये इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख विचारक हैं इस सिद्धांत के, तो ये है कैमिलिका है, जेनेट रिचर्ड्स हैं, व M. ओकिन ने इस सिद्धांत के इस न्याय के दृष्टिकोण को अच्छे से उभारा है। तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन दबाव समूह प्रविधियों के निर्धारक हैं? दबाव समूह प्रविधियों के निर्धारक कौन हैं? राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा है, दलीय व्यवस्था की प्रकृति, राजनीतिक संस्कृति, क्या है इसमें? तो जो अगर हम दबाव समूह प्रविधियों को कौन निर्धारण करता है, तो ये तीनों ही करते हैं। राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा भी करता है, दलीय व्यवस्था की प्रकृति भी करती है, राजनीतिक संस्कृति भी करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों ही आपके जो है सही जा रहे हैं। जो एलन बाल हैं, एलन बाल इन्होंने ये दबाव समूह के बोला है कि इनके अनुसार दबाव समूहों की जो कार्यविधियां हैं, प्रविधियां या कार्यविधियां एक ही बात है, तो जो इनकी कार्यविधियों के निर्धारक जो हैं वो कई सारे हैं, पर ये तीन जो हैं मेन हैं, ये तीन सबसे प्रमुख हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको बन करके आएगा। राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा, दलीय व्यवस्था की प्रकृति, राजनीतिक संस्कृति, ये तीन मेन है इनके अनुसार, और क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनेगा। आगे देखते हैं। तो और ये दिया किसके द्वारा? एलन बाल द्वारा ये जो है निर्धारण किया था कि ये तीन तत्वों की
निर्धारक तत्वों की जो है बात कही गई है, जिसमें कि 3 बहुत हैं, होते तो कई सारे हैं पर 3 तत्व जो है मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसको ग्रेबियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? संस्थागत हित समूह, संघीय हित समूह, गैर संघीय हित समूह, अभिवृत्तिक हित समूह। तो अगर हम देखें कि जो ग्रेबियल आमंड हैं तो इनके द्वारा कौन सा नहीं प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो डी है, डी जो है इनकी श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इनको कौन कौन सा किया? एक तो संस्थागत किया गया है, संस्थात्मक, इसको संस्थात्मक भी बोलते हैं, संस्थात्मक। दूसरा क्या है? असामुदायिक। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि जो गैर संघीय कह लीजिए या असामुदायिक, इसीलिए मैं चेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको दोनों वर्ड मिले। ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाए तो आप वहाँ पर उलझ जाएं, उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हर तरह के वर्ड को अपने क्वेश्चन में पुटअप कर देती हूँ कि आपको हर तरह के वर्ड जो है रिलेट कर पाए एग्जाम्स में। तो अब असमुदायात्मक, इसका जो है इससे देखो रिलेट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? समुदायात्मक या संसंगात्मक क्या है? चौथा समुदायात्मक, समुदायात्मक, संसर्गात्मक, संसर्गात्मक। इसको ये किससे? संघीय, इससे हो गया रिलेट। ये वर्ड एक ही है, घुमा के अगर पूछ सकता है एग्जाम में तो वो देख लीजिए। और चौथा क्या है? चमत्कारिक। चमत्कारिक में चमत्कारिक के चौथी जगह पर चमत्कारिक हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यही नहीं, इसको नहीं दिया है आमंड ने, ग्रेबियल आमंड द्वारा ये नहीं दिया गया। बाकी ये 4 दिए गए, संस्थात्मक, असमुदायात्मक, समुदायात्मक या चमत्कारिक, ये 4 दिए गए हैं। तो चलिए सिद्धांत और विचारकों को सम्मिलित करते हैं। पहले उपयोगितावाद। उपयोगितावाद किसका है? जेरेमी बेंथम से है। समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड सा, ये दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। उदारतावाद टी.एच. ग्रीन के हैं, ये सकारात्मक जो है स्वतंत्रता के भी प्रवर्तक हैं। और गांधीवाद, गांधीवाद हो जाएगा जीन साहब। तो ये कौन सा हो रहा है? पहले तीसरा दूसरा और तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा दूसरा चौथा पहला। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हालैंड अद्वैतवादी, वर्गेस बहुलवादी, लास्की बहुलवादी, ऑस्टिन अद्वैतवादी। तो इसमें जो है ये हालैंड अद्वैतवादी नहीं है, ये बहुलवादी हैं। हालैंड कौन है? बहुलवादी हैं, बहुलवादी हैं, ये अद्वैतवादी नहीं है। तो यही जो है जोड़ा सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। वर्गेस जो हैं ये भी बहुलवादी हैं, लास्की भी बहुलवादी हैं और ऑस्टिन अद्वैतवादी हैं। बहुलवादी ये तीनों जो है बहुलवादी हैं। और बहुलवादियों का एक फेमस थॉट है, इनका एक विचार है, राज्य संघों का संघ है। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर। राज्य संघों का संघ किससे संबंधित है? तो राज्य संघों का संघ है, संघ है। तो ये विचार किससे? बहुलवादियों से संबंधित है। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि ये विचार किससे संबंधित है तो ये फिजिक्स से, अगर फिजिक्स वहाँ पर ऑप्शन आता है तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स ने कहा है, फिजिक्स महोदय ने बोला है कि राज्य संघों का संघ है। तो पर्टिकुलरली फिजिक्स से संबंधित है, अदरवाइज ये बहुलवादियों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचियों को सुमेलित करें। क्या है? एक ये सिद्धांत है और इधर उसके सिद्धांत से संबंधित विचार दिए गए हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किससे है? अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है
दूसरा है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, तीसरा है अधिकार का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, चौथा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इधर ऑप्शन में क्या है कि अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, अधिकार का उद्देश्य समाज कल्याण है, अधिकारों का स्रोत राज्य है, अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, तो ये हो जाएगा अधिकारों का स्रोत राज्य है। जो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है ये मानता है कि अधिकार जो है, अधिकारों का स्रोत कौन है, राज्य है। जबकि अगर हम बात करें अधिकार का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, तो ये कहता है कि अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है। तो ये हो जाएगा सेकंड से, ये सेकंड से हो जाएगा। और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं, ये बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म, द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म किसकी पुस्तक है? मैक्स लर्नर की है, H.J. लास्की की है, या लिंडसे की है, या C.E. मेरियम की है? किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्स लर्नर जो है ये इनकी पुस्तकें हैं, द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म, इनकी बुक्स है। दोनों बुक्स मैक्स लर्नर की हैं। जबकि H.J. लास्की क्या है, इनकी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। और लिंडसे क्या है, बहुलवादी विचारक हैं। लिंडसे बहुलवादी विचारक हैं ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती एवं श्रीयुत वेब ने 2 संसद की योजना सुझाई थी। कौन कौन सी थी वो? राजनीतिक संसद, आर्थिक संसद, सामाजिक संसद या श्रमिक संसद। तो जो श्रीमती वेब और बेट्रिस वेब थे, ये क्या थे? वेब दंपत थे। और ये फेबियन सोसाइटी की स्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या था, जो फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी इसमें सिडनी वेब ने और ये बेट्रिस वेब, ये दोनों दंपति हैं। और सिडनी फेबियन सोसाइटी की स्थापना में ये भाग इन्होंने लिया था। और इन्होंने 2 संसदों की बात कही। कौन कौन सी? राजनीतिक संसद एवं आर्थिक संसद, 2 की बात की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेबर के मत में निम्न में से किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की? लोकतंत्रीकरण का दबाव, समाजवाद का प्रभाव, लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति या प्राधिकारवाद का उदय? कौन सा जो है ऐसा मानते हैं? तो अगर हम बात करें नौकरशाही उदारवादी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी अगर व्याख्या किसने की है, तो इन्होंने मैक्स वेबर ने की है। और उन्होंने क्या है, नौकरशाही की तर्कसंगत का जो सिद्धांत है उसका निर्धारण किया है। और मैक्स वेबर जो है सबसे अच्छी व्याख्या करते हैं नौकरशाही की और व्यवस्थित व्याख्या करते हैं। और इनके अनुसार बोला गया है कि नौकरशाहीकरण के विकास में लोक कल्याणकारी राज्य की जो है, लोक कल्याणकारी राज्य है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम गांधी जी की अगर बुक्स की बात करते हैं तो इसमें है कौन कौन सी बुक गांधी जी की हैं? सर्वोदय, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और सत्याग्रह एवं नॉन वायलेंस। इन सब में जो है सर्वोदय क्या है, ये गुजराती अनुवाद है। गुजराती अनुवाद गांधी जी द्वारा किया गया था। जॉन रस्किन की पुस्तक है ये। जॉन रस्किन की ये पुस्तक है अनटू दिस लास्ट
यहाँ तक ये इनकी पुस्तक है और इसी का अनुवाद जो है सर्वोदय गांधी जी ने किया था। और अगर हम दूसरी बुक की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये जो है गांधी जी की बुक है। ये आत्मकथा है गांधी जी की, आत्मकथा। तो ये दो जो बुक हैं गांधी जी द्वारा लिखी गई, ये अनुवाद है और ये इन्होंने खुद लिखी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। जबकि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये हेलन केलर की जो है बुक है। तो ये दो यहाँ पर गांधी जी से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास का चरण उपागम जिसमें किसी वन्य जीव, विकास का चरण उपागम जिसमें चरण उपागम, ये उपागम है, उपागम में किसने वन्य एवं पशुचारण के चरण प्रस्तावित किए? कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक लिस्ट ने, या ब्रूनो हिल्डरब्रांड ने, या डब्ल्यू रोस्टोव ने? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डब्ल्यू रोस्टोव ने जो ये विकास के चरण उपागम है, इसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं जो हैं दी हैं। कितनी दी हैं? 5 अवस्थाएं का इन्होंने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं में। आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं, ये इनकी पुस्तक है और इसमें इन्होंने बताया है 5 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने बताया है किसी भी देश को जो प्रचुरता की मात्रा तक पहुंचने के लिए इन 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उसमें से एक है वन्य एवं पशुचारण के चरण को भी इन्होंने इसी 5 में प्रस्तावित किया है। तो डब्ल्यू रोस्टोव द्वारा जो है इनकी पुस्तक आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं, इसमें इनके ये 5 चरण को जो है व्याख्या की गई है, दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डब्ल्यू रोस्टोव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है? तो कौन सा किया गया है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है, इंसर्ट किया गया है? तो देखते हैं 51, 39, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 39, या अनुच्छेद 44, या अनुच्छेद 265। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो कौन सा अनुच्छेद दिया गया है जिसके अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, तो वो अनुच्छेद 51 में है, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बात कही गई है कि राज्य इसमें जो है प्रयास करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के 30वें अनुच्छेद का संबंध है किससे है? अंतःकरण की स्वतंत्रता से है, या धर्म प्रचार के अधिकार से है, या अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रबंधन के अधिकार से है, या बहुसंख्यक समाज के सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों से है? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 30 तक क्या है, अब अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर कुछ प्रावधान किए गए हैं और जो है तो ये यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो 30वें अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रबंधन के अधिकार से ये संबंधित है, अनुच्छेद 30। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार निहित है केवल उच्चतम न्यायालय में, या केवल उच्च न्यायालय में, या फिर अधीनस्थ न्यायालय को भी है ये अधिकार, या उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को है? किसको है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन है? उच्चतम न्यायालय। और 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है ना? तो इसमें कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं, क्योंकि 30 अनुच्छेद जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय SC है ना, और 226 के तहत HC यानी कि हाई कोर्ट, ये दोनों जो है रिट कितनी प्रकार की 5 टाइप की रिट्स ये जारी कर सकता है। रिट्स कह लें या लेख कह लें, ये जारी कर सकता है।
जिसके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करता है ये। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसमें होता क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए उसको, क्योंकि ताकि उसकी जो गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है इसको जो है मजिस्ट्रेट जो निकटतम मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जो है प्रत्यक्ष उसको सशरीर वहाँ पर उपस्थित करना होता है उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ताकि वो मजिस्ट्रेट देख सके कि ये गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। इसलिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये जो है आदेश जारी करता है। ये आगे देखते हैं, यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, 5 टाइप की रिट्स जारी करते हैं और दोनों ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 27 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार मिला है। ऑप्शन है अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद जो है 46। तो किसके अंतर्गत दिया गया है? तो ये जो है कब किया गया? उच्चतम जो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। अनुच्छेद 48A के द्वारा जो है ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? जो ये 42nd अमेंडमेंट होता है, 42nd 42वें संशोधन द्वारा कब 1976 में ये संशोधन होता है और इसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है पर्यावरण की, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार जो है राज्य को दिया गया है ताकि वो उसके प्रति संवेदनशील हो सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, शाहबानो मामला। शाहबानो मामला तो कौन से में दिया गया है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। इसमें जो है कहा गया था कि अपने जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है और इसने अपने जो पहले के निर्णय थे उनको उलट दिया था, जो कि गोलकनाथ मामले में इसने कहा था कि ठीक है संसद जो है किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें इसने अपने पहले के ही निर्णय को उलट देती है और कहती है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इस जो है जो मूल ढांचा है उसको संशोधन नहीं कर सकती है संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये केशवानंद भारती मामले में ये बात कही गई थी, ये निर्णय दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन से मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखे गए हैं? यहाँ मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। कौन से? देश की रक्षा करना या आयकर का भुगतान या हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना या फिर जनसंपत्ति की रक्षा। तो किसका है? तो यहाँ पर अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति है इसकी सिफारिशों के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था और 10 मूल कर्तव्य जो है बताए गए थे। अभी ये 11 कर दिए गए हैं। एक शिक्षा से संबंधित है कि जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये भी जोड़ दिया गया है। उनका कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें, जो 11वां ये जोड़ा गया है। और तो इन्होंने जो है 51 के तहत किया गया और इसमें जो है पहला, तीसरा और चौथा ये 3 हमारे जो हैं मौलिक कर्तव्यों में आते हैं, जबकि ये बी जो है ये आयकर भुगतान ये नहीं आता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बी नहीं आता, आयकर का भुगतान ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। देश की रक्षा करना भी है और संस्कृति की सुरक्षा करना भी है और जो जनसंपत्ति है उसकी भी
जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी रक्षा करना है। तो ये तीनों, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने शैक्षिक योग्यता का मत देने के अधिकार के रूप में समर्थन किया है? जो शैक्षिक योग्यता है वो मत देने के अधिकार में किसने जो है समर्थन किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बेंथम, मिल, टी.एच. ग्रीन, ई. वार्कर। तो अगर हम बात करें तो बेंथम भी शैक्षिक योग्यता को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं जो शिक्षित हैं उनको वोट देना चाहिए। लेकिन मिल क्या कहते हैं, जो जितना ज़्यादा शिक्षित है उसको उतना ज़्यादा मत देने, शैक्षिक योग्यता यानी कि शिक्षा के फील्ड में जिसकी जितनी ज़्यादा योग्यता है उसकी जो है उसको उतने ज़्यादा वोट देने की बात इन्होंने कही है, और जिसकी कम योग्यता है उसको कम वोट देने की बात कही। यानी कि जो ज़्यादा शिक्षित है, जो ज़्यादा योग्य है वो ज़्यादा वोट देगा, और जो कम शिक्षित है वो कम वोट देगा। तो ये बात जो है मिल ने कही। ये अगर सिर्फ शिक्षा के आधार पर वोट देने की बात होती तो बेंथम भी शिक्षा के आधार पर वोट किया जो है समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पर शैक्षिक योग्यता मतलब जो जितना योग्य होगा शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा से संबंधित अगर कोई बात आती है तो जो जितना ज़्यादा योग्य होगा उसको उतना ज़्यादा वोट का अधिकार जो है मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। और टी.एच. ग्रीन क्या है, सकारात्मक जो है स्वतंत्रता के समर्थक हैं। बेंथम क्या है, बेंथम ये उपयोगितावादी हैं। मिल दोनों ही उपयोगितावादी हैं, ये भी उपयोगितावादी हैं। इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने मिल ने क्या किया था, उपयोगितावाद में नैतिकता का जो है वो किया था, समर्थन किया था, नैतिकता का समावेश किया था मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद में। आगे देखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा की गई? सभी उदारवादियों द्वारा, या केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, या केवल जॉन लॉक द्वारा, या केवल मिल द्वारा? तो अगर हम बात करें प्राकृतिक अधिकारों का विचार जो है तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये केवल कुछ उदारवादियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। सभी उदारवादी इसको नहीं मानते हैं, कुछ उदारवादी मानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 प्रमुख संविधावादियों के अतिरिक्त निम्न में से क्रमशः किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने अस्वीकार कर दिया? मिल एवं बेंथम, टी पेन एवं टी.एच. ग्रीन, और अगला है टी पेन एवं मिल, और अगला है ऑप्शन डी क्या है, ग्रीन एवं मिल। तो कौन कहता है? तो जो टी पेन एवं टी.एच. ग्रीन है इनके द्वारा जो है ये कहा गया है कि जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का इनके द्वारा जो पक्ष लिया गया है और अस्वीकार भी किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा जाएगा कि टी पेन एवं टी.एच. ग्रीन, ये हो जाएगा। टी पेन क्या करते हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है इसके पक्ष में है, जबकि टी.एच. ग्रीन ने इसको अस्वीकार किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किन देशों में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रांस में जो है जो संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, हमने एनसीईआरटी में भी आपको करा रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मैक्स वेबर के प्राधिकार का त्रिवर्गीय में से सम्मिलित नहीं है? करिश्माई, नैतिक, विविध युक्त या परंपरागत? तो अगर हम जो जर्मन समाजवाद मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य में सत्ता के 3 स्रोत जो हैं इन्होंने बताए हैं, और कौन कौन से हैं? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्क। तो परंपरागत और करिश्माई और कानूनी तर्क जो हैं 3 बताए हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नैतिक को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है, करिश्माई किया है, परंपरागत किया है, और विधिक युक्त किया है, या इसको तार्किक भी कह सकते हैं, तर्कसंगत। तो कानूनी तर्कसंगत कहा है। तो तीनों ये इन्होंने
किए हैं, नैतिक नहीं किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक करते हैं। आज कुछ इश्यूज हैं तो आज 35 पर ही हम स्टॉप करेंगे वीडियो। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो जो भी अभी तक बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।